students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन, क्योंकि बहुत से बच्चों ने बोला था कि सर स्टैट्स में मीन पढ़ाते हैं, क्योंकि मीन मोड मीडियन ये सारे पे हमारे जो है हाफ ईयरली में आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि हाँ इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के आने वाले हैं। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो अब इस वीडियो को देख के अच्छे से मीन मोड मीडियन निकालना सीख सकते हैं। बाकी इसमें से आपका मैक्सिमम टॉपिक जो है स्टैट्स का वो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन आता है। तो मेरा सारा जो फोकस रहेगा वो प्रैक्टिकल पे रहेगा। थ्योरी है वो आप लोग देख लेना बुक में, बाकी नहीं तो प्रॉब्लम होगी तो बताना, मैं उसके लिए भी एक जो है सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, आपकी थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी। मुश्किल से 5 से 10 नंबर का थ्योरी का पोर्शन आएगा, नहीं बाकी जितने भी आएंगे आपके सबके सब न्यूमेरिकल पोर्शन से ही आएंगे। तो अच्छे से समझो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो आज का चैप्टर है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपकी इकोनॉमिक की बुक में चैप्टर नंबर 19 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 19, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो अब पहले हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। छोटा सा एक इंट्रो ले लेते हैं, पहले मीनिंग वगैरह समझ लेते हैं अच्छे से थोड़ा बहुत, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे आते हैं। ठीक है, तो देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिखा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? सिंगल वैल्यू होती है, जो कि विच इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एंटायर सेट ऑफ डेटा, जिसको यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए एंटायर सेट ऑफ डेटा। मतलब जितने भी डेटा है, मतलब बहुत ढेर सारे डेटा है। ठीक है, उन सारे डेटा को एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे आपके बहुत ढेर सारे डेटा है, उसके जो सेंट्रल वैल्यू है, सेंट्रल पॉइंट है, उसको रिप्रेजेंट कर जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जस्ट सपोज मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, मान लो विराट कोहली है। विराट कोहली को सब जानते हैं। विराट कोहली अगर मान लो हर मैच में रन बनाता है, तो मान लो किसी में 40, किसी में 50, किसी में 0 पे हो गया, किसी में 100 हो गया, तो हर मैच में अलग अलग है। अब मान लो विराट कोहली जब सपोज 300 मैच खेले, अब 300 मैच में उसने मान लो 15,000 रन बनाए हैं। ठीक है, जस्ट सपोज बस इमेज मान कर लो, तो 15,000 रन बनाए, तो उसका कुछ एवरेज होगा ना, 300 मैच में 15,000 रन बनाए। तो आपने देखा ना, हर खिलाड़ी का एक एवरेज लिखा रहता है कि इसका एवरेज 50 का है, किसी का 30 का है, किसी का 60 का है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज। मतलब पर मैच के हिसाब से उसने कितना रन बनाए है ना। तो बेसिकली उसी को हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। या फिर आप मान लो जैसे आपके स्कूल का रिजल्ट आता है, स्कूल का जब रिजल्ट मिलता है तो आपको इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबका नंबर दिया रहता है। अब उसमें आपको एवरेज निकालना रहता है। एवरेज दिया था ना इतने परसेंटेज। अब ये तो है नहीं आपसे कोई पूछेगा रिजल्ट क्या आया, तो आप ये तो कहते नहीं हो सर मैथ में इतना आया, हिंदी में इतना आया, इंग्लिश में इतना आया। वो अलग में कोई इंडिविजुअल पूछता तो बताते हो, अदरवाइज आप क्या बताते हो? 70% है ना। तो उसी को जो सेंट्रल वैल्यू जो निकालते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। नॉर्मली इसको आप लोग एवरेज बोल सकते हो, बट इसके बहुत से मेथड हैं और बहुत ही डीप में जाके इसमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज आल्सो नोन एज एवरेज और मेजर ऑफ लोकेशन। इसको हम लोग एवरेज और मेजर ऑफ लोकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, तो अच्छे से समझ लेना। ठीक, 3 प्रिंसिपल मेजर्स आर वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। 3 मेजर प्रिंसिपल है जो कि यूज किए जाते हैं इस एवरेज को निकालने में, सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने में। 3 मेजर प्रिंसिपल इसको यूज करते हैं हम लोग। क्या क्या है वो? अर्थमेटिक मीन, नंबर 2 मीडियन, नंबर 3 मोड। ठीक है, पहला आपका अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड, ये 3 है जिसकी हेल्प से हम लोग सारी जो भी मेजर ऑफ टेंडेंसी है उसको मेजर करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन, मीन को हम लोग डिनोट करते हैं, आप लोग लिख लो, नोट कर लो, एमसीक्यू बन सकता है एक्स बार के नाम से। किसके नाम से? एक्स बार के नाम से, जो ऊपर लगा रहता है उसको हम लोग बार बोलते हैं। ठीक, मीडियन को हम लोग जानते हैं एम के नाम से डिनोट करते हैं, और मोड को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। डिनोट का मतलब समझते हो ना, मोड को मतलब जेड से डिनोट करते हैं, मतलब मोड की जगह पे हम लोग जेड लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, ये बेसिक था, इतना मैंने बताया। अब आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, उसको निकालने के कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से सीरीज हैं, अच्छे से समझेंगे। फिलहाल
तो अब हमारा फोकस किस पे होगा, अरिथमेटिक मीन पे। ये एक बेसिक सा मुझे इंट्रो देना था जो कि मैंने आप लोगों को दे दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं अरिथमेटिक मीन क्या होता है और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हमें करने हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 सेकंड में वापस आया, फिर आगे का हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 सेकंड में वापस आया। हाँ, तो अब देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है। देखो अरिथमेटिक मीन मैंने बताया कि आप जो एवरेज निकालते हो या फिर जो स्टैंडर्ड टेंडेंसी निकालते हो, उसमें से एक तरीका है अरिथमेटिक मीन की हेल्प से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं अरिथमेटिक मीन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीडियन और मोड के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग। अगर कभी आपसे डिफिनेशन मीनिंग पूछ ले तो ये आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। 2 नंबर या 1 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। इट इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम्स बाय देयर नंबर, ठीक है। बोल रहा है इट इज द नंबर, ये एक ऐसा नंबर है जिसको ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम्स बाय देयर नंबर। जैसे आप कह सकते हो, एग्जांपल लो कि आपके क्लास में एक टेस्ट हुआ, ठीक है। आपकी क्लास में एक टेस्ट हुआ, उसमें 5 लोग थे, एक का नंबर आया, टेस्ट कितने में से था, आउट ऑफ 10। तो आउट ऑफ 10 जो 5 बच्चे थे, पहले बच्चे को 7 मार्क्स मिला, दूसरे बच्चे को 6 मिला, तीसरे बच्चे को 8 मिला, चौथे बच्चे को 5 मिला, 13 8 कितना हुआ, 13 और 8 21 26, और जो पांचों बच्चे उसको कितना मिला, 6 मिला, ठीक है। कितना मिला, 6 मिला। ये 5 नंबर आपको मिले। तो अब ये बताओ, और उस टोटल कितने नंबर थे, एवरेज समझते हो ना, एवरेज हम लोग पढ़े थे, जितने भी नंबर उसको ऐड करके उतने नंबर से डिवाइड कर दो। तो 7 6 13 13 8 कितना हुआ, 21 26, यहाँ पे 4 ले लो मान लो, ठीक है, 30, और डिवाइड बाय 5, तो ठीक है। 5 4 9 9 8 70 76 कितना, 23 और 27 डिवाइड बाय 5। अगर इसको हम लोग डिवाइड टोटल ऐड करेंगे कितना आएगा, 30 डिवाइड बाय 5 कितना आया, एवरेज 6। तो ये क्या बता रहा है, ये इसी में से जब डिवाइड करेंगे जो भी आपको मिलेगा, है ना, तो वो क्या बताता है, हमारा मीन, हमारा क्या बताता है, एवरेज बताता है। क्या बताता है हमारा, ये हमारा एवरेज है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। जैसे लिखा है ना, देखो इट इज एन एवरेज नंबर दैट डिफाइंस द होल सीरीज। ये क्या है, कि एक एवरेज नंबर, ये एक एवरेज नंबर है जो कि डिफाइन करता है हमारी होल सीरीज को। होल सीरीज मतलब पूरी सीरीज को। पूरी सीरीज का मतलब पूरे क्लास में आपके बच्चे थे, जितने बच्चे थे सबको आपको टोटल किया, उसमें से डिवाइड किया, तो टोटल अगर देखें तो एक एवरेज नंबर क्या आया। जैसे मैंने एक प्लेयर का एग्जांपल दिया कि कोई प्लेयर इस मैच में इतना रन बनाता है, कोई प्लेयर इस मैच में इतना रन बनाता है, किसी में 10 बनाता है, किसी में 100 बनाता है, तो उसका एवरेज क्या है, 50 मैच में उसकी टोटल एवरेज क्या है। या फिर आपकी क्लास में अलग अलग मतलब पेपर हुआ, तो प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल ने पूछा कि भाई, मैम से पूछा कि आपके क्लास का रिजल्ट कैसा गया, तो आप ये थोड़ी बताओगे शुभम का इतना, रवि का इतना, ऐसा तो बोलोगे नहीं। आप क्या करोगे, उसमें बताओगे कि हाँ सर हमारे क्लास का 50% रिजल्ट गया, 60% रिजल्ट गया। या फिर कोई क्लास है, मान लो जैसे सपोज मान लो कोई क्लास है, और कोई क्लास में आपके कोई 10 क्लास के बच्चे हैं, किसी की एज 16 है, किसी की 15 है, किसी की 14 है, किसी की 18 है ना, किसी की 17 है। तो ये एज है आपकी। तो आप क्या करोगे, सबको ऐड करोगे और जितने टोटल नंबर उससे डिवाइड कर दोगे। जो भी एवरेज नंबर आएगा, मान लो सपोज मान लो, एक मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 15 आया, तो आप कह सकते हो कि टोटल जो एवरेज एज है बच्चों की वो क्या है, 15 है। एक आप आइडिया लगा लोगे, हाँ 15 से इतने साल वाले बच्चे आपके क्लास में पढ़ते हैं। तो इट इज एन एवरेज नंबर दैट डिफाइन द होल सीरीज। ये एक एवरेज नंबर होता है जो कि डिफाइन करता है पूरी की पूरी सीरीज को, पूरे के पूरे डेटा को क्या करता है, डिफाइन करता है। समझ में आई बात, इजी है। ओके, देखो एक लाइन है, वी यूज दिस नंबर सॉरी वी यूज दिस नंबर इनटू अवर डे टू डे लाइफ। मतलब ये नंबर को हम लोग जो है अपने डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं भाई, एग्जांपल एवरेज मार्क्स, अगर एवरेज निकालना, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट सब में नंबर आया है भाई, आप एवरेज मार्क्स निकाल लो। एवरेज स्कोर, स्कोर देखा है, मैच देखते हो आप लोग, क्रिकेट देखते हो, जिसमें 5 जब रन रेट चलता रहता है, उन लोग क्या बताते हैं कि प्रोजेक्टेड स्कोर इतना जो है स्कोर बन सकता है ना, एक एस्टिमेट करता है। तो वो किस पे, एवरेज स्कोर देखते हैं, इतने से रन रेट बढ़ रहा है तो इसी के हिसाब से 50 ओवर में कितने रन बनेंगे, इसी के हिसाब से 20 ओवर में कितने रन बनाएंगे, है ना। फिर आगे क्या, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, या फिर एवरेज एज वगैरह देख लो, या फिर एटसेट्रा वगैरह। इस तरह से कोई भी चीज आपको जिसमें बहुत सारे डेटा दे रखे हैं और आपको उसका एवरेज निकालना हो, तो जिसकी हेल्प से निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। इट इज डिनोटेड बाय
x बार, इट इज अभी मैंने शायद पीछे लिखवाया था बट फिर से लिख दे रहा हूँ, इट इज डिनोटेड बाय x बार। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, x बार से डिनोट करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब इसको लिखा रह देता हूँ, एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, उसके बाद फिर आते हैं हम लोग आगे और डिटेल्स थोड़ा सा जानते हैं मीन को। देखो यहाँ पर लिखा है मैंने मीन, क्या लिखा है, मीन, और मीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, x बार से। जब भी आप मीन निकालोगे उसके लिए आपको कुछ चाहिए होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा। बहुत से लोग डाटा बोलते हैं, बहुत से लोग डेटा बोलते हैं, ठीक है, एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब जो हम लोग को क्या, हमारे पास क्या दिए होते हैं, कुछ डेटा। अब जो डेटा दिए रहते हैं वो किसमें होते हैं, न्यूमेरल नंबर में, किसमें होते हैं, ठीक है। न्यूमेरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 10 20 50 60 इस तरह के नंबर आपको दिए होंगे, ठीक है। अब जो आपको नंबर दिए रहेंगे तो वो कैसे होते हैं, दो तरीके से होते हैं, या तो एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, या तो ऑर्गेनाइज्ड डेटा होगा, या फिर दूसरा क्या होगा आपका, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होगा, ठीक है। पहला तो हमारा है ऑर्गेनाइज्ड डेटा एंड द सेकेंड इज अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, तो ऑर्गेनाइज्ड डेटा, सेकेंड इज अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। तो अब और सर ऑर्गेनाइज्ड डेटा और अनऑर्गेनाइज्ड डेटा क्या होता है ये बता दिए, तो बेटा देखो ऑर्गेनाइज्ड डेटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। तो मान लो कोई आपको डेटा दे रखा है, डेटा दे रखा है मान लो इस तरह से 10 15 17 9 12 8 इस तरह से दे रखा है। अब ये बताओ ये कैसा डेटा है, मतलब कोई ये आपके क्लास का रोल नंबर है, ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज 10 है, 15 है, 17 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 8 है ना। तो क्या ये एक सिस्टमेटिक वे में है, क्या ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ऐसा तो नहीं है ना। जो आगे पीछे करके लिखा है 15 है, 17 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 8 है, कम ज्यादा हो रहा है। इस ऐसे डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। जैसे आपके पास कोई डेटा है उसको एक सिस्टमेटिक वे में हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है या फिर न्यूमेरल ऑर्डर में होता है, उसको एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करो। जैसे कभी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस डेटा को अच्छे से क्या ऑर्गेनाइज करो ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। तो अगर आपने उस डेटा को सही फॉर्म में रिकॉर्ड किया हुआ है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड डेटा। और अगर वो ऐसे अब सिस्टमेटिक वे में नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। तो ये आपका क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। और अगर इसी डेटा को हम लोग ऐसे लिख दें, जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे छोटा नंबर क्या असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से 8 है इसमें, फिर आपका 9 है, फिर 10 है आपका, फिर 12 है, फिर 15 है एंड द लास्ट इज 17 है। तो ये आपका कैसा डेटा हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, तो ये आपका ऑर्गेनाइज्ड डेटा हो गया, ये आपका ऑर्गेनाइज्ड डेटा हो गया। ये आपको जानना इंपॉर्टेंट था, तो ये मैंने ये भी आपको बता दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है या रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड में नोट करना है नोटबुक में तो नोट कर लो। फिर आते हैं और आगे देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन को निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 सेकंड वापस आया, फिर आगे इसके हम लोग देखते हैं। हाँ तो अब चले देखते हैं कि जो भी डेटा है उनको हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी सीरीज में उसको नोट कर सकते हैं। जस्ट सपोज मान लो हमारे पास कुछ डेटा दे रखा है, ठीक है। डेटा समझ तो भी मैंने बताया था ना, तो हमारे पास डेटा दे रखा है, इसमें है आपका 7 9 3 11 8 5, ठीक है। ये आपको डेटा दे रखे होंगे। अब जो डेटा दे रखे होंगे इसको जो है आप 3 तरह की सीरीज में जो है नोट कर सकते हो। अब कौन कौन सी सीरीज है वो देखो। नंबर 1 है इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। नंबर 2 है आपकी डिस्क्रीट सीरीज और नंबर 3 है आपकी कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज को हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज को हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे डेटा होते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनाइज जो करते हैं सिस्टमेटिक वे में जो लिखते हैं उसको, जो ऑर्गेनाइज डेटा को जो लिखने का तरीका है उसको हम 3 तरह की सीरीज में लिख सकते हैं। एक है इंडिविजुअल सीरीज एंड द सेकंड इज डिस्क्रीट सीरीज एंड द थर्ड इज कंटिन्यूअस सीरीज। हम लोग डिस्क्रीट सीरीज को फ्रीक्वेंसी एरे के नाम से भी जानते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। मान लो और भी नंबर है इसमें 5, फिर आपका है 6, फिर आपका है 7, फिर आपका है 9 9 नहीं ले लो, आप ले लो 13
फिर है आपका 7 एक बार फिर से, फिर है आपका 14, फिर है आपका 16। ठीक है, मान लो ये और डेटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बता दिए। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि मान लो कोई एक इंडिविजुअल नंबर इस डेटा में कितनी बार आया है। जैसे मान लो यहाँ पे 7 है, 7 एक बार, 2 बार, 3 बार, दैट मीन 7 3 टाइम्स आया है। तो 7 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 7 की फ्रीक्वेंसी हुई 3 टाइम्स। कितनी हुई, 3 टाइम्स। तो कोई भी डेटा जितनी बार आता है, कोई भी नंबर जितनी बार रिपीट होता है इंडिविजुअल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर है। तो 3 तरह के जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए 3 सीरीज होती है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज एंड द सेकेंड इज डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड इज कंटिन्यूअस सीरीज। ये सारी 3 तरीके होते हैं। अब इस सीरीज को जो सॉल्व करने के मेथड है, मीन को निकालने के 3 मेथड होते हैं। मीन को पता करने के 3 मेथड होते हैं। ठीक है, ये तो आपकी सीरीज होगी। आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर लोगे या तो इंडिविजुअल सीरीज में, या तो डिस्क्रीट में, या तो कंटिन्यूअस सीरीज में। अब आपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया जैसा बोल, तो अब आपको मीन निकालने के लिए 3 मेथड पता होने चाहिए। फर्स्ट हमारा होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सेकेंड हमारा होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट, अरे सॉरी, तो सेकेंड हमारा होता है शॉर्टकट मेथड। एंड द थर्ड क्या होता है हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ये हमारे 3 मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हम मीन को निकालना सीखते हैं, मीन का सॉल्व करते हैं और अपना एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है, ये हमें पता होना चाहिए। तीनों नाम होते हैं। आपके थ्योरी में, एमसीक्यू वगैरह में सब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये एक बेसिक नॉलेज थी, ताकि जब हम लोग मीन के क्वेश्चन करें तो उसमें हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने पाए। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके अलावा फिलहाल अभी कुछ है नहीं इसमें और बताने को। अब हम लोग मीन आराम से निकाल सकते हैं। यहां तक आज की वीडियो में अच्छे से देखो। आज ही एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं आप लोगों को इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड से कैसे क्वेश्चन करते हैं सब कंप्लीट करवाऊंगा। और इसी वीक में आपका मीन, मूड एंड मीडियन तीनों कंप्लीट हो जाएगा और पूरा स्टैट्स में इसी वीक में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और अकाउंट ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस तक कंप्लीट हो गया है। अगर किसी में बीआरएस और डेप्रिसिएशन आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या फिर कोई और चैप्टर आ रहा है तो बताओ, मैं कंप्लीट करा दूंगा। इस वीक में हमें इकोनॉमिक्स और कॉमर्स फोकस करना और मुझे कंप्लीट कराना और मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, इसका प्रॉपर नोट्स बना लेना, अच्छे से नोट कर लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।